हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। संविधान में एक टॉपिक है अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल। वहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है और आज हम उसको बहुत ही विस्तार से जानेंगे। ठीक है, बहुत ही विस्तार से जानेंगे शेड्यूल के बारे में कि अनुसूचियाँ क्या हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है, बहुत ही विस्तार से जानेंगे। आप भी कहोगे कि मज़ा आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले अनुसूचियां हैं क्या। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल होते हैं उनका विस्तारित रूप है, उनका विस्तार ही क्या कहलाता है, अनुसूचियां कहलाता है। यानी जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल 2 और 3 राज्य के प्रवेश और गठन से संबंधित है, तो उनका उल्लेख कहाँ पर है विस्तारित, अनुसूची 1 में। कहाँ पर है, अनुसूची 1 में। तो हम सीधे उसमें टॉपिक पे आते हैं। तो अनुसूचियां की बात करें, शेड्यूल की बात करें तो 8 तो मूल थी। जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची एक क्या कहता है, अनुसूची एक कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ यानी केंद्र के अंदर जितने राज्य हैं, राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। और संघ यानी संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। हाँ या ना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, इनका उल्लेख कहां पर है, अनुसूची 1 में है। आपने देखा होगा 31 अक्टूबर 2019 को J&K यानी जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले 29 राज्य हुआ करते थे, तो 29 राज्य में से एक राज्य कम हो गया ना, जम्मू कश्मीर, तो 28 रह गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। कितने, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। 7 और 2 ये बढ़ गए 9। कितने हो गए, 9। लेकिन 25 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीप का विलय हो गया, यानी ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, कहां पर, गुजरात में। ये दोनों को एक कर दिया गया पहले। अब 9 में से 1 माइनस कर दो, कितने बचे, 8। यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। जम्मू कश्मीर को कवर अप किया गया था। 2 राज्य कब बनाए गए थे, 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखना। दादर नागर हवेली और दमन दीप का विलय कब हुआ था, तो 25 जनवरी 2020 को इनका विलय हुआ था। और जितने राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन है वो अनुसूची 1 में है। बात करते हैं अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन भत्ते पेंशन, यानी अनुसूची 2 में क्या, 2, मैंने कहा 2, वेतन 2, वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में अनुसूची 2 में कहा गया है। वेतन भत्ता, किसका वेतन भत्ता, तो इसके बारे में हम देखते हैं। वेतन भत्ता यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो वेतन भत्ता है अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। और दूसरा है हमारा विधानमंडल, विधानसभा और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी विधानसभा लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी पेंशन भत्ता कहां से मिलता है, अनुसूची 2 के अंतर्गत आते हैं ये भी। और आपका विधान परिषद और राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति होते हैं उनकी पेंशन भत्ते की बात कहां कही गई है, तो अनुसूची 2 में कही गई है। और तीसरा CAG कंट्रोलर एडिटर जनरल यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पेंशन और भत्ते की बात कहां कही गई है, अनुसूची 2 में कही गई है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका पेंशन भत्ते की बात कहां पर कही गई है, तो अनुसूची 2 में कही गई है। तो याद रखिएगा अनुसूची 2 में राष्ट्रपति
और राज्यपाल विधानसभा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और कैग और एससी और एचसी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उनका वेतन भत्ते की बात कहां पर की गई है? 2 में की गई है। बात करते हैं 3 अनुसूची 3 में कहा गया शपथ। शपथ में भी 3 शब्द हैं याद करने के लिए। शपथ, शपथ के बारे में कि 3 लोगों को छोड़कर, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं शपथ के बारे में आपको बता दूं। शपथ देखिए, शपथ संघ के जितने मंत्री हैं, संघ के मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो या जो भी मंत्री उनके आगे लगा, जितने भी मंत्री हैं उनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। और इस संघ के मंत्री, दूसरा है इसमें राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री का जितने भी मंत्री राज्य के, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, उनका सबका उल्लेख अनुसूची 3 के अंतर्गत उनको शपथ दी जाती है। और है आपका कैग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये जितने भी हैं। और दूसरा एमएलए या एमएलसी और राज्यसभा लोकसभा के एमपी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अनुसूची 3 यानी शपथ का प्रावधान, किन किन लोगों का शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है? तो याद रखिएगा, संघ के जितने भी मंत्री बनते हैं उनका उल्लेख, उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। राज्य के जितने भी मंत्री बनते हैं उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। और कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल का शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का भी उल्लेख इसी में है। एमएलए, एमसी यानी विधानसभा और विधान परिषद में जो बोल सकते विधायक होते हैं उनका भी उल्लेख कहाँ पर है? उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। और एमपी, लोकसभा और राज्यसभा में जो एमपी या सांसद होते हैं उनका भी उल्लेख कहाँ पर है? अनुसूची 3 में है। ये तो होगा अनुसूची 3 में। अगर यहीं पर क्वेश्चन आएगा कि किन का उल्लेख, आपको राष्ट्रपति का उल्लेख इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में बना रहा हूं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है शपथ में, यानी अनुसूची 3 में राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है और उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। और आपका राज्यपाल का उल्लेख नहीं है, राज्यपाल की जो शपथ होती है उसका उल्लेख नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति को 59 आर्टिकल 59 के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है और राज्यपाल को 159 के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है। सॉरी 69 होगा, 69, यानी इनका सेपरेट आर्टिकल है। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत 3 लोग नहीं आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, याद रखना। अब बात करते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में या राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उनके बारे में बात कही गई है। तो बात करते हैं राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। देखिएगा, अब आप कहोगे राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है, लोकसभा में बात नहीं की गई, विधानसभा में, विधान परिषद में यहाँ नहीं की गई है। तो ये बात जन प्रतिनिधित्व का एक्ट 1950 यानी जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 में उन तीनों के बारे में कहा गया है। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा के बारे में हमारी शेड्यूल में कहा गया है। जैसे सबसे ज्यादा अगर सीटों की बात करें, मैक्सिमम सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में है, कितनी है? 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, कितनी है? 19 है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में 19 है। उसके बाद तमिलनाडु में कितनी है? 18 है, तमिलनाडु में 18 है। उसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल, बिहार और या वेस्ट बंगाल में कितनी है?
16 हैं, और कर्नाटक में 12 हैं, और आंध्र प्रदेश एमपी और गुजरात, यहाँ सीटें कितनी है? 11 हैं। तीनों राज्यों में 11 है। यानी सबसे कभी क्रम भी लगाने को आ जाएगा तब भी आप क्रम बहुत ही आराम से लगा देंगे। सबसे ज्यादा यूपी में, महाराष्ट्र में 19, तेलंगाना में 18, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये वेस्ट बंगाल है, बिहार में 16 सीटें दोनों राज्यों में, कर्नाटक में 12 सीटें हैं राज्यसभा की, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 सीटें हैं किसकी? राज्यसभा की। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि पूर्वोत्तर भारत में कितनी सीटें हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य सिक्किम, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। कितने राज्य हो रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो रहे हैं। यानी इसको छोड़कर, ये वाले को छोड़कर, असम को छोड़कर, चाहे ये सभी में एक सीट है। राज्यसभा की एक सीट कहाँ है? असम को छोड़कर सभी राज्यों में है। असम में कितनी है? असम में 7 सीटें हैं। 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं ना हम, 7 सिस्टर के नाम से राज्य जाने जाते हैं। यानी सिक्किम को हटा दिया जाए तो 7 सिस्टर नीचे वाले हैं। अगर हम सीटों की बात करें तो असम को हटा दिया जाए, असम में 7 सीटें, बाकी सभी राज्यों में 7 राज्य हैं, सभी राज्यों में एक सीट है राज्यसभा की। तो इसे भी यहाँ पे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 5 में कहा गया है एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। नियंत्रण की बात की गई है, ठीक है ना। इसको रफ करते हैं। नियंत्रण की बात की गई है किसमें? अनुसूची 5 में। तो देखिएगा अनुसूची 5 क्या कहता है। अनुसूची 5 में जो कानून बनाए जाएंगे, यानी कौन सा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र नहीं है, इसका निर्धारण ना तो संसद करती है ना ही हमारा उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति इसका निर्धारण करेगा कि किसको अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए। राष्ट्रपति इसका निष्कासन करेगा और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। उसमें 20 सदस्य होते हैं और राज्यपाल, यानी मान लीजिए वर्तमान में 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया है। कितने राज्य हैं? 10 राज्य, याद रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं छठी अनुसूची की। यहां भी जनजातियों के बारे में प्रावधान दिया है, लेकिन यहां पर स्पेशल 4 राज्यों के बारे में दे रखा है, क्योंकि इन 4 राज्यों में सर्वाधिक जनजातियां हैं और जनजातियों की वेशभूषा और यहाँ का कल्चर और यहाँ का त्योहार, जितने सब कुछ है, सब अलग मिलता है। इसलिए इन राज्यों को विशेष जनजातियों का दर्जा दे रखा है। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों को दर्जा दिया गया छठी अनुसूची में। तो क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा छठी अनुसूची में उल्लेख नहीं है? तो ये 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान है कि इसकी यहाँ की जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है। बात करते हैं अनुसूची 7 में 7 से शक्तियों का बंटवारा। 7 में ये कहा गया है कि कि शक्तियों का बंटवारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो भारत है, या भारत में कौन सी व्यवस्था लागू है? संघात्मक या फेडरल या संघात्मक व्यवस्था लागू है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब ही होता है शक्तियों का बंटवारा, क्योंकि अपनी अपनी शक्तियों की पावर होनी चाहिए। तो शक्तियों का बंटवारा किस तरह से हो रखा है? संघ सूची का मतलब है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, और संवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों
केंद्र और राज्य की या दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। इनके कुछ विषय हैं। अभी मैं विषय पे चर्चा करता हूं। जो संघ सूची है, संघ सूची में पहले यानी बोल सकते हैं जब मूल संघ सूची में 47 विषय थे, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे। और उसके बाद 47 के बाद 52 विषय हुए थे और वर्तमान में भी कितने हैं? 52 ही विषय हैं। तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। उसके बाद बात करते हैं राज्य सूची की। किसकी बात करेंगे? राज्य सूची की। एक मिनट, ये वाला थोड़ा सॉरी डिस्टर्ब हो गया था। ये वाला आपका संघ का नहीं होगा। संघ के मैं बात, संघ का जो विषय हैं, तो पहले संघ के विषय 97 विषय थे संघ सूची में जब हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 100 विषय हो गए थे जब हमारा, और उसके बाद वर्तमान में 98 विषय हैं। तो वर्तमान में कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। ऐसे ही समवर्ती सूची में, इस समवर्ती सूची का मैंने पहले बार लिख दिया, 47 विषय जब संविधान लागू हुआ था तब थे। उसके बाद 47 के बाद 52 हुए और वर्तमान में ही कितने विषय हैं इसमें? 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं समवर्ती सूची में? 52 विषय हैं। बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषय थे और वर्तमान में 66 के बाद फिर 61 भी हुए थे और वर्तमान में 59 विषय हैं, 59 विषय हैं। ये वर्तमान में है। कुछ किताबें जो पुरानी वाली हैं उनमें थोड़ा गलत दे रखा है 61 और यहाँ पर 100, ये वाला वर्तमान में दे रखा होगा, ये वाला वर्तमान में होगा। तो ये चेंज कर लेना क्योंकि अभी लास्ट अपडेट है, ठीक है ना, लास्ट अपडेट है। तो इसमें आपको याद रख लेना कि 98 विषय किसके हैं? संघ सूची के हैं। राज्य सूची के कितने विषय हैं? 59 और समवर्ती सूची के 52 विषय हैं। अब ये विषय कौन से होते हैं? जैसे रेलवे, पुलिस, कृषि, पशुपालन, इस टाइप के विषय है कि कौन से विषय पर कौन सरकार कानून बनाएगी। जैसे कृषि है, कृषि पहले केंद्र सरकार कानून बनाती थी, सॉरी शिक्षा पर केंद्र सरकार कानून बनाती, लेकिन अब वो समवर्ती सूची में उसे डाल दिया गया है। अब इसी रेलवे संघ सूची का विषय है, ठीक है, संघ सूची का विषय रेलवे। तो इस टाइप के कुछ विषय हैं, वो मैं आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। वहां से उन विषय जो इंपॉर्टेंट विषय हैं उनको वहां से नोट कर लेना। आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, उसमें टोटल विषय दे रखे होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। 98 विषय तो आपको याद नहीं कर सकते ना, इसमें से 10 12, इसमें से 2 4 6, इसमें से 10 12, इसमें से ऐसे याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसको भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम है ओनली स्टेट PCS। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख है। भाषाओं के बारे में उल्लेख है। अगर भाषाओं की बात करें तो भाषाएं जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं बढ़ी हैं? 8 भाषा बढ़ी हैं। 8 भाषाएं बढ़ी हैं। कौन सी 8 भाषाएं बढ़ी हैं? तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी था, सिंधी। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन हुआ था, उसके जरिए से सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक, ये ट्रिक है, जैसे नेपाली, ना से हो गया नेपाली, माँ से हो गया मणिपुरी और का से हो गया कोकड़ी। यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा
4 भाषाएं जोड़ी गई थी। याद कैसे रखेंगे? एक तो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। इनको याद कैसे रखेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। याद रखना, बोर्ड मास यानी बीओ से हो जाए बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और सा से संथाली। ठीक है ना, ये याद रख लेना, एक ट्रिक है। अब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है, तो आपको 3 भाषाओं के बारे में और याद रखना है। एक तो राजस्थानी और अंग्रेजी और आपका भोजपुरी। ये 3 भाषाएं 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ये नोट करके आप लिख लेना। ये राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी, ये तीनों भाषाएं 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, इसे नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, ये भाषाओं के बारे में होगा, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उतने मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं नबी या नैत अनुसूची या नबी अनुसूची। नबी मैंने कहा नमी यानी भूमि तो नमी होती है। नमी अनुसूची भूमि संबंधी सुधार के लिए है, और ये भूमि संबंधी सुधार के लिए है। और ये कब जोड़ी गई थी? क्योंकि पहले मैंने बताया था 8 ही अनुसूचियां थी, ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। जब जोड़ी गई है तो कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ होगा, संविधान संशोधन हुआ होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। भूमि सुधार अधिनियम कब जोड़ा गया? पहला या प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और अनुसूचित 10 के बारे में अगर बात करें तो अनुसूचित दल बदल कानून क्या होता है? जैसे कोई भी पार्टी से कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार पार्टी को छोड़ता है, या कोई अपनी पार्टी के सपोर्ट मतलब बोल सकते हैं संसद में अपनी पार्टी के खिलाफ बोल दे कोई, तब ये दल बदल कानून लागू होगा। और दल बदल कानून कहाँ से आया है? आया राम गया राम, एक नाम सुना होगा, हरियाणा में बहुत अच्छी कहावत है, वहीं से ही आया है। और ये कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ये सब से संबंधित क्या है? हमारी पंचायत यानी 11वीं अनुसूची है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, लेकिन 1993 में इसे लागू किया गया। 1993 में इसे लागू किया गया था। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये है कुछ अनुसूचियों के बारे में चर्चा। और यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपके हल हो जाएंगे। और जो मैंने कहा कि विषय, हाँ एक चीज और, पंचायत है, इसमें 29 विषय हैं पंचायत में, और नगर पालिका में इसमें 18 विषय हैं। ये और याद रख लेना, 29 विषय किसमें है? आपके पंचायत में है, और नगर पालिकाओं में 18 विषय, यानी 29 ऐसे विषय हैं जिस पर निर्णय आपका पंचायत ले सकती है। नगर पालिका में 18 विषय ऐसे हैं जिस पर फैसला या निर्णय नगर पालिका के लोग या नगर पालिका का जो बनता है व्यक्ति वो ले सकता है। तो इसके बारे में ये, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि ऐसी वीडियो और भी आपके सामने ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।